Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, dear students, last week हमने हमारी न्यू संस्कृत टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर लिया था. फर्स्ट प्रेयर था, उसके बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवा दिया था. तो इस सप्ताह यानी आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर अरण्य. ओके, सो आई होप यू आप सब ने मतलब टेक्स्ट बुक खोली होगी. बिना टेक्स्ट बुक खोले आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यू चैप्टर है और आई सम डिफिकल्ट वर्ड्स भी है कुछ अंदर. तो प्लीज़ आप मेरे साथ साथ ही टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ प्लीज़ आप कंसंट्रेशन वही रखना ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. ओके बेटा, तो आपका चैप्टर है थर्ड अरण्यम. अरण्यम, सबसे पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि अरण्यम क्या होता है. अरण्यम का मतलब होता है बेटा जंगल, वन, फॉरेस्ट. ओके, जहां पर सारे जानवर रहते हैं. ठीक है, तो जंगल के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर. प्लीज अपना ध्यान टेक्स्ट बुक में रखना, जहां मैं पढ़ रही हूं आप ध्यान वही रखना. ओके, अरण्यकम वनस्पतिं ददाति. अरण्यम का मतलब जंगल होता है, वनस्पति का मतलब होता है बहुत सारी जड़ी बूटियां. ददाती यानी देता है, यानी जंगल हमें बहुत सारी वनस्पति यानी जड़ी बूटियां देता है. इदम वन्यम प्राणिनम रक्षति औषधम ददाति च. वन प्राणियों की रक्षा हेतु हमें बहुत सारी औषधियां देता है. अरण्यम नाम कथम. इसका नाम अरण्य क्यों है? अच्छा, ये फॉरेस्ट जो होते हैं इनको संस्कृत में अरण्यम, यानी पहले भी जो लोग होते थे ऋषि मुनि वगैरह अरण्यम बोलते थे इनको. तो अरण्य क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं. अयर्ते मृगे इति आरण्यम. यहाँ पे मृगे यानी मृग यानी हिरण होते हैं. अरण्ये मृगा चरन्ति, और यहाँ पर जो हिरण है वो मतलब चरते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक चरते हैं, यानी फ्री होके जानवर यहाँ पर क्या करते हैं, विचरण करते हैं यानी घूमते हैं, है ना. नाना पशव वने निवसन्ति. नाना यानी बहुत सारे, पशु यानी पशु, बहुत सारे पशु जो है वो इस वन में रहते भी हैं. यानी देखो पहली लाइन का अर्थ था कि अरण्य मतलब ये अरण्य क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं. तो इसमें पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो हिरण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, मीन्स घूमते हैं. फिर यहाँ पर बहुत सारे पशु भी रहते हैं. फिर है वनम न्यायम प्रसिद्धम. वन का जो न्याय है, न्याय आप अच्छे से जानते हो, जस्टिस अपने यहाँ पर न्याय जैसे अदालत में होता है ना, लोगों का अदालत में न्याय वगैरह होता है, वहां पे इतने सारे केसेस चलते हैं वगैरह. लेकिन जो वनों का न्याय है ना बेटा वो बहुत ही अच्छा होता है ना. तो प्रसिद्ध है, वनों का जो न्याय है ना वो बहुत प्रसिद्ध है. तत्र सर्वे स्वतंत्रता चरती. वहां पर सभी जो है ना फ्री होकर चरते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं होती है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई कहीं पर भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती वहां पर. अरण्ये नाना पक्षिणा वृक्षेषु निवसन्ति. जो जंगल में बहुत सारे पक्षी जो है ना वो पेड़ों पर रहते हैं. तत्र यानी वहां पर कोकिला मीन्स कोयल, कूजंती यानी कूजती है यानी गाना गाती है. मयूरा नृत्यति, मोर नाचते हैं. सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं यानी गर्जना करते हैं. सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह. मनोहरम सौंदर्यम, बहुत मनोहर यानी मन को हरने वाली सुंदरता होती है, ग्रीनरी होती है. और ग्रीनरी किसको पसंद नहीं आती है, सबको पसंद आती है, आपको पता है. यत्र रणकादिकम कुत्सित कर्म न भवति इति अपि अरण्यम भवितुम अर्हति. देखो बेटा यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना, यत्र यानी जहां पर, रणादिकम कुत्सितम कर्म न भवति, जहां पर कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है. बुरा कार्य मीन्स हिंसाप्रद काम या लड़ाई झगड़े वगैरह, एक दूसरे को ये होता है ना. आजकल आपको पता है कि हमारे इस दुनिया में कितने सारे बुरे काम होते हैं, तो ये सब बुरे काम जो ना जंगलों में नहीं होते हैं. तो वहां पे कोई भी बुरा कर्म यानी काम, कुत्सित यानी बुरा काम नहीं होता है. इति अपि अरण्यम भवितुम अर्हति, इसीलिए उसको अरण्य कहा जाता है ना.
ये जो अरण्य है इसकी पूरी की डेफिनेशन थी, इतनी बड़ी डेफिनेशन से मतलब है आपको एक्सप्लेन किया है कि अरण्य इसको आखिर क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो हिरन जो है स्वतंत्र रूप से चरते हैं, बहुत सारे पशु जो है इधर से इधर आराम से घूमते फिरते हैं, बहुत सारे पक्षी जो है वृक्षों पर रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई भी बुरा काम नहीं होता और वनों का जो न्याय होता है ना वो एकदम प्रसिद्ध यानी अच्छा होता है, इसीलिए इसको अरण्य कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन रह गई है, तो देखिए आगे। स्वाधीन भारतवर्षे राज्यादेशेन अभयारण्यम निर्मितम। स्वाधीन भारतवर्ष यानी स्वतंत्र भारत में राज्यादेश ने हर एक राज्य में अभयारण्य निर्मितम, हर एक राज्य में अभयारण्य बनाए गए हैं। अभयारण्य आप जानते हो ना, अभयारण्य जैसे भरतपुर का घाना पक्षी अभयारण्य है, ये चित्तौड़गढ़ का ये अभयारण्य है अपना। अभयारण्य किसे कहते हैं, जहाँ पर पशु पक्षियों के लिए फिक्स कोई प्लेस बनाया जाता है जहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं अभयारण्य। तो हर राज्य में, हर स्टेट में अपने अभयारण्य है ना, तो हर राज्य ने अपना अपना एक अभयारण्य बना रखा है। वन संपदा राष्ट्र संपदा थी, क्योंकि वन संपदा जो है ना वो हमारी किसकी, राष्ट्र की संपदा है। आप जानते हो कि आजकल जो पशु है वो कितनी तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि मार रहे हैं लोग उनको, उनकी स्किन के लिए बहुत सारे ऐसे दामों पे उनको बेचते हैं, है ना। तो इस सब चीजों के लिए पशुओं को मार रहे हैं, तो इनकी रक्षा के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, अभयारण्य बनाए हैं बेटा, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनको वहां पर रखा जाए और फिर वो पूरा जो है वो सिक्योर एरिया होता है उनके लिए, वहां पे उनको कोई भी नुकसान नहीं होता, उनका ध्यान रखा जाता है ना। क्योंकि जो वन संपदा होती है वो हमारी राष्ट्र की संपदा है, इसलिए संपदा का मतलब होता है खजाना, है ना, संपत्ति, धरोहर। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन्य प्राणी संरक्षण भारत संविधानस्य स्वीकृति विधि विचार राष्ट्र भूमो तृतीयांश अरण्य भवत। देखो, वन्य प्राणी संरक्षण भारत संविधान की स्वीकृति से उस पर विचार करके राष्ट्र भूमि का तृतीय अंश अरण्य माना गया है। देखिए हमारे संविधान में, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इसे समझ में नहीं आएगा कि हमारे जो संविधान में है अरण्य यानी जंगल को तीसरा मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। तीसरा इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस मानव वगैरह और किसी को दिया है, तो दो इंपॉर्टेंस के बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो किसको दिया है, जंगल को, वनों को, है ना। तीसरा जो राष्ट्र भूमि का हमारा अंश होता है ना, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है जंगल, वन। वृक्षारोपणम संविधान सम्मतम कार्य। वृक्षारोपण जो है वो संविधान सम्मतम कार्य, सम्मतम का मतलब होता है बेटा कि एक अच्छा काम, हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है मतलब वृक्षा, वन्य प्राणियों की रक्षा और वृक्षारोपण करना। अब आप जानते हो आजकल कितना ज्यादा वृक्षारोपण का चल रहा है कि वृक्ष उगाओ, वह वृक्ष उगाओ, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पूरी दुनिया का मीन्स पूरी जो वातावरण वो पूरा गंदा हो जाएगा। तो वृक्ष ही उन सब गंदे वातावरण को सोख कर हमें अच्छी हवा देते हैं। तो हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण कार्य है वृक्षारोपण, तो वृक्षों को सबको रोपना चाहिए। प्रतिवर्ष वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह समारोह आयोजित, प्रतिवर्ष है ना वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। आप भी जानते होंगे कि वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, पूरे साल में एक सप्ताह ऐसा मनाया जाता है जिसमें पूरे सप्ताह लोग वन्य प्राणियों की सुरक्षा और प्लस पेड़ उगाते हैं। आप खुद भी जानते होंगे, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ के कलेक्टर ने इतने सारे पेड़ लगाए, यहाँ के इसने इतने सारे पेड़ लगाए, फोटोज भी आते हैं न्यूज़पेपर में। तो वो सब क्या होता है कि मतलब एक सप्ताह ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको स्पेशली उसको जानवरों के लिए और वृक्ष उगाने के लिए ही डिसाइड किया है। तो हमारे संविधान में ऐसा भी उल्लेख है कि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाए, पूरे साल में 7 दिन ऐसे जहां पर प्रत्येक व्यक्ति पेड़ उगाए। पूरा काले ऋषय अरण्य वस्ती स्म, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो अरण्य वस्ती मतलब जंगलों में ही रहते थे। तत्र ते तपश्चरम कुर्वती स्म, वहां पर वे क्या करते थे, तपस्या करते थे। तपश्चरम मतलब तपस्या करते थे। मंत्राण पश्यन्ति स्म, और मंत्र बोलते थे, तपस्या करते थे, मंत्र बोलते थे। भारते दंडाधिकम नवारण्यम मोक्ष प्रदम उच्यते, भारत में दंडाधिकम नवारण्यम मतलब मोक्ष प्रदान के लिए ही कहा जाता है कि
आगे एक श्लोक दिया गया है, तो ये है कि भारत में दंडादि का मतलब जंगल में रहते हुए मोक्ष प्रद मतलब मोक्ष पाने के लिए ये कहा गया है कि दंडकम सेंधवारण्यम जम्बू मार्गच पुष्करम। देखो श्लोक है, ध्यान से सुनना आप। दंडकम सेंधवारण्यम जम्बू मार्ग पंचम पुष्करम, कि दंड देने वाला है ना, या शासन करने वाला से बड़ा जो सही न्याय करने वाला होता है वो होता है। दंड देने वाले से बड़ा सही न्याय करने वाला होता है ना। दंड देना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है जो सही न्याय करता है, यानी कि सही न्याय करने वाला जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार देखो इसमें लिखा ना जम्बू मार्ग से पुष्करम, यानी कि तीर्थों में है ना, तीर्थों में हमारे राजस्थान में पुष्कर आया हुआ है। पुष्कर आप अच्छे से जानते होंगे, पुष्कर गए हुए भी होंगे बहुत सारे बच्चे। तो तीर्थों में जिस तरह पुष्कर को मामा कहा जाता है ना, तीर्थों का राजा जो है ना वो तीर्थों का मामा, तीर्थों का राजा पुष्कर को माना गया है हमारे यहाँ पर। तो तीर्थों का राजा जिस प्रकार पुष्कर है, उसी प्रकार दंड देने से वाले से बड़ा जो सही न्याय करता है ना, उसको ही राजा माना जाता है। कोई दंड देने वाला राजा बनकर अगर वो दंड देता है तो वो राजा नहीं होता, उससे बेटर वो होता है जो सही न्याय करता है, चाहे वो छोटा सा कोई इंसान ही क्यों न हो, है ना। तो फर्स्ट लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि दंड देने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, राजा नहीं होता। राजा कौन होता है? सही न्याय करने वाला राजा होता है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में ये तीर्थों का जो मामा मतलब श्रेष्ठ माना गया तीर्थों में वो है पुष्कर, उसी प्रकार जो राजाओं में श्रेष्ठ कौन होता है? जो सही न्याय करता है ना। देन सेकेंड लाइन, उत्पलावर्तकारण्यम नेमिशम कुरुंजावलम। देखो उत्पल का मतलब होता है कमल का फूल, नील कमल, कमल उगता है ना। तो कमल कहाँ उगता है बच्चों? आप बताओ। कीचड़ में उगता है ना। तो कमल जब तक कीचड़ में है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कीचड़ की नहीं होती है, उस कमल की होती है। जैसे आप उस कमल को कीचड़ से लेकर आओगे तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी, है ना। तो कीचड़ में रहकर भी कमल अपनी महत्वता को कभी नहीं छोड़ता है, वो तो महत्वपूर्ण ही रहता है। कीचड़ का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इंपॉर्टेंस होता है उस कमल का, है ना। तो जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी महत्वता को नहीं खोता है, वैसे ही इंसान को चाहे कितने भी बड़े महल में वगैरह रहो, अपनी महत्वता को नहीं खोना चाहिए, है ना। आगे देखिए, आई नो दिस इज अ न्यू टेक्स्ट बुक एंड न्यू चैप्टर्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा। तो आप आराम से वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा, ओके। सो प्लीज लिसन केयरफुली। राम 14 वर्ष पर्यंत लक्ष्मण सीता सहित वने वने भ्रमंती स्म। राम 14 यानी 14 वर्ष तक लक्ष्मण और सीता के साथ में, सहित यानी साथ में, वन वन घूमते थे, घूमते रहे ना। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लक्ष्मण और सीता के साथ में वो गए थे। 14 वर्ष तक बेचारे वो जंगलों में ही घूमते रहे। पांडवा अभी 12 वर्ष पर्यंत वने वसंती स्म। पांडव, महाभारत के 5 जो पांडव थे उनको भी 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो 12 वर्ष तक वो भी जंगलों में ही रहे थे। बुद्ध वने तपस्कारः, बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने भी वन में ही तपस्या की थी अपनी। मुनिनः साधवः सन्यासिनः तपश्चारिणः आत्मनिवेशिनः सर्वऋषयः सर्वे वनम अनुगच्छन्ति। देखो मुनि यानी मुनि, साधव यानी साधु, सन्यासिन यानी सन्यासी लोग, तपश्चारिण यानी तपस्या करने वाले, आत्मान्वेषण अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाले, ऋषि जो ऋषि लोग हैं सभी वनों में ही जाते थे, है ना। पहले जितने भी मुनि थे, साधु थे, सन्यासी थे, तपस्या करने वाले थे, और जिसको भी अपनी आत्मा का अनुसंधान करना होता था। आत्मा का अनुसंधान मतलब जिसको अपनी आत्मा पवित्र करनी होती थी। पहले लोग क्या करते थे? अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल तो घर गृहस्थी में बिता देते थे, लेकिन जब उनका मन उठ जाता था कि हमें अब से भगवान की भक्ति करनी है, हमें कुछ भी निंदा वगैरह नहीं करनी, तो वो जंगलों में चले जाते थे और वहां बैठकर फिर भगवान की भक्ति करते थे। तो वो होता था आत्मा का अनुसंधान करना, है ना। तो आत्मा का अनुसंधान करने वाले ऐसे लोग और जितने भी ऋषि थे वो सभी के सभी कहाँ जाते थे? वनों में जाते थे। तत्र सत्यान्वेषण तपश्चरम च कुर्वन्ति, वहां पर वे सत्य का अनुसंधान और तपस्या करते थे। सत्य का अनुसंधान मतलब जो सच है, जो सच्चा मार्ग है वही अपनाते थे और तपस्या करते थे। बृहदारण्यम कोपनिषद महदः ग्रंथ अरण्य जीवनस्य स्मृति अस्ति। बृहदारण्य कोपनिषद मतलब ये ग्रंथ का नाम है बेटा।
बृहन्नारदोपनिषद मतलब ये जो है एक बुक का, एक उपनिषद का नाम है, जो यहाँ पर जो अरण्य यानी कि जंगलों के जो जीवन है उस पर ही लिखी गई है। तो वो उनकी स्मृति में लिखी गई है। कौन सी? ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद एक ग्रंथ का नाम है जो जंगलों की यादों में ही लिखी हुई है। पहले की सब जितने भी तपस्या वगैरह हुई लोगों की, उसकी स्मृति यानी याद में ही वो लिखी हुई है। ये उनकी याद का ही उपनिषद है। पर्यटका अभ्यारण्यम वनांतरम अनुगच्छन्ति। पर्यटक जो होते हैं ना, सैलानी जो घूमने आते हैं, वो अभ्यारण्यों में, वनों में घूमने जाते हैं। अभ्यारण्य मतलब ये होते हैं ना, अपने राजस्थान में भी अभ्यारण्य बने हुए, घाना पक्षी विहार, भरतपुर का, चित्तौड़गढ़ का अभ्यारण्य। तो ये सब अभ्यारण्य में, वनों में वो घूमने के लिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। वन भोज वर्तमान काले आनंद मूला जीवन शैली वर्तते। वन भोज यानी पिकनिक वर्तमान काल का सबसे आनंद देने वाली जीवन शैली का एक भाग है। मतलब ये आजकल लोग, आपको पता है, बहुत मतलब हौच पौच वाली जो लाइफ होती है हमारी, डेली रूटीन वाली लाइफ जो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उससे हम कभी कभी इतने थक जाते हैं ना कि हम कभी इच्छा होती है कि कहीं हम एकांत में जाए, नदी वगैरह जहाँ बह रही हो, जहाँ झरने हो, जहाँ पर ग्रीनरी हो, ऐसे हिल स्टेशन पे वगैरह कभी भी जाते हैं तो पिकनिक मनाने जाते हैं, खाना वाना लेके जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वो जो है ना, वो हमारी जीवन शैली का क्या है, आनंद मूल, मतलब एक आनंद देने वाला जो है वो भाग है पिकनिक, है ना। तो जैसे आप पिकनिक एक दिन जाते हो ना, वैसे लोग जो है ना पहले इसी तरह से हमेशा जंगलों में ही जाकर रहते थे। तो कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो बेटा इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन। तो आई होप, मैंने तो देखो पढ़ाया है, तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी लाइन्स का जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे गूगल मीट पर पूछ सकते हो। ओके बेटा। और बाकी के आपके ट्रांसलेशन में आपको मीनिंग्स जो है वो तो लिखनी ही नहीं है आपको नोटबुक में, वो आप ऑनलाइन लर्न कर लेना। बाकी के एक्सरसाइज मैं आपको टेक्स्ट बुक में फिल कर ही सेंड कर दूंगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।